हेलो एवरीवन, मैं निकेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है शीत युद्ध या शीत युद्ध। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, अब हम समझेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी स्टार्टिंग क्या थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्टिंग जो हुई थी वो आपकी 1939 में हुई थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई 1939 1939 में जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था। उस समय जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तब उस समय आक्रमण किया, उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसके अंदर में कहते हैं कि कुछ समय पहले दो परस्पर विचारधाराएं आपस में प्रतीक थी, जर्मनी और सोवियत संघ के, जिन्होंने 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब कुछ टाइम पहले इन्होंने जर्मनी और सोवियत संघ, दो ऐसे गुट थे जिनका नाम था जर्मनी और सोवियत संघ। इन्होंने क्या किया था कि 10 वर्ष के लिए 10 वर्षीय अनाक्रमण, मतलब कोई भी आक्रमण ना करने की इन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद समझौते में इन दोनों देशों के मध्य पोलैंड के विभाजन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया था कि इस समझौते के बाद दोनों के बीच पोलैंड का भी मार्ग जो था वो प्रसाद कर दिया गया था कि इसके दोनों की पोलैंड किसके पास जाएगा, कि या तो वो सोवियत संघ में चला जाए या जर्मनी में चला जाए। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि उस समय सोवियत संघ जो था, ब्रिटेन, फ्रांस और के सैनिक गठबंधन के सारे प्रयास विफल हुए थे कि उस समय क्या था कि सोवियत जो भी आपके ब्रिटेन और फ्रांस के जो वहाँ पे सैनिक थे उसका कब्जा करना इनके ऊपर क्या हो गया था, विफल हो गया था कि सोवियत संघ पे उस समय कोई कब्जा नहीं कर पाया था। उसकी बात है कि उस समय क्या था कि ब्रिटेन, जर्मनी और ब्रिटेन ने कुछ गुप्त संधियां की थी, कुछ गुप्त वार्ताएं की थी, जिसके कारण से ये भी संभव नहीं हो पाया कि वो इसके विषय में और भी ज्यादा चर्चा कर सके। ये असफल रही थी जितनी भी उन्होंने चर्चाएं की थी। किसने? जर्मनी और ब्रिटेन ने जितनी भी चर्चाएं की थी, गुप्त चर्चाएं हो तो कुछ भी हो, वो चीजें जितनी भी की थी उन्होंने सारी की सारी विफल रही थी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जर्मनी ने सोवियत समझौते से अप्रत्याशित समीकरण का जन्म दिया था कि इसने क्या है, जर्मनी ने सोवियत के साथ समझौता जो किया था उसको असमितीकरण का जन्म दिया था, जिसमें पोलैंड पर आक्रमण का मार्ग खुल गया था। जिससे क्या कारण क्या था कि पोलैंड पर आक्रमण करने का मार्ग जो है वो खुल गया था कि पोलैंड पर आक्रमण आप कर सकते थे। विश्व युद्ध से कुछ महीने पहले क्या हुआ था कि पूर्व ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को आश्वासन दिया कि दोनों रक्षा करेंगे। कि विश्व युद्ध से कुछ महीने पहले, कि कुछ ही महीनों पहले इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस को पोलैंड के आश्वासन, मतलब कि पोलैंड की रक्षा करने के लिए किसने, आपकी फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने आश्वासन ये दिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, कि पोलैंड के हम अगर विश्व युद्ध होता भी है तो फ्रांस और ब्रिटेन ने आश्वासन दिया कि पोलैंड की हम रक्षा करेंगे। युद्ध को टालने में पोलैंड की सुरक्षा के बारे में प्रयास विफल रहा है, क्योंकि जो इन्होंने प्रयास किया था कि हम इसकी पोलैंड रक्षा करेंगे, वो क्या रहा, वो प्रयास एक तरफ से विफल रहा, वो कामयाब नहीं हो पाया था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी ने 1 सितंबर को युद्ध की घोषणा कर दी। से पोलैंड पर इसने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया, पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद ही तब तक वचनबद्ध के अनुसार फ्रांस और ब्रिटेन ने 3 दिसंबर की वचनबद्ध के अनुसार 3 दिसंबर को, कब, इसके कुछ दिनों बाद 3 दिसंबर महीनों बाद 3 दिसंबर को जर्मनी पे, अब इन दोनों ने मिलके किसके ऊपर, इसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर क्या करते, आक्रमण कर दिया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि जापान ने, फिर इसके बीच में जापान आता है बीच में, कि जापान ने 1937 में, कब, 1937 में चीन पर आक्रमण कर दिया। और फिर ये चीन जापान का युद्ध हुआ कि 1937 में जापान चीन का युद्ध हुआ। 1937 जापान चीन युद्ध। उसके बाद क्या हुआ, जापान ने तो सोवियत संघ के युद्ध ना करने की घोषणा कर, विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, बल्कि क्या किया, अब जापान का मन और ज्यादा बढ़ गया। जापान ने क्या किया कि अब सोवियत संघ से युद्ध करने की घोषणा कर दी 1941 के बाद। कुछ इसके बाद 1941 में 1941 के आरंभ से ही
आरंभ से अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से अमेरिका से युद्ध करने की इसने घोषणा कर दी थी। कब? दिसंबर 1941 में, दिसंबर 1941 इसने घोषणा कर दी। इटली जो कि रोम, बर्लिन टोक्यो की धुरी में शामिल था, कि इटली जो था, अब आ गया कौन सा नया? इटली, जो कि किसमें? बर्लिन, टोक्यो और रोम जो शामिल था, वो कुछ समय तक अलग रहे पर युद्ध में शामिल नहीं हुए। ये क्या हुआ कि सारे के सारे क्या हुआ? अलग रहे, लेकिन ये युद्ध में शामिल नहीं हुए। जून 1940 में इटली ने जर्मनी के पक्ष में युद्ध में प्रवेश नहीं किया। जर्मनी ने क्या किया? जून 1940 में इटली ने जर्मनी के, अब क्या हुआ? जर्मनी के पक्ष में इटली ने भी 1940 में इसके पक्ष में युद्ध में भाग लिया था। उसके बाद के यूरोप के अनेक देशों को हराने के बाद 22 जून को 1941 को, कब? 22 जून 1951 को, 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर दिया। क्या किया? जर्मनी ने सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर दिया। 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ के ऊपर भी आक्रमण कर दिया था। इसके कारण क्या हुआ? 10 वर्षीय की अनाक्रमण की जो इन्होंने संधि आपस में की कि हम युद्ध नहीं करेंगे पिछले 10 वर्षों तक, वो संधि क्या हुई? वो समाप्त कर दी। किसकी वजह से? जर्मनी ने अपनी तरफ से। जैसे जर्मनी ने सेना प्रदेशों पर हमला किया, वैसे ही सोवियत संघ ने भी आक्रमण कर दिया। जैसे ये इस पर हमला करने का, वैसे ही इसने क्या किया? सोवियत संघ ने भी उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। सोवियत संघ तुरंत ब्रिटेन इत्यादि मित्रों से सहायता मांगी। इसने क्या किया कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शहरों से क्या की? सहायता मांगी। जापान ने फिर 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर पर भी भारी बमबारी की पक्ष में युद्ध में। अब क्या किया जापान ने क्या किया कि अमेरिका की एक जगह ना पे पर्ल हार्बर, उस पे क्या किया? उन्होंने आक्रमण कर दिया। उस पे जापान ने क्या किया? बमबारी से युद्ध कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? अमेरिका धुरी राष्ट्रों के खिलाफ के विरुद्ध हो गया और मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल हो गया, कि वो अमेरिका जो था वो धुरी राष्ट्र को छोड़ के मित्र राष्ट्र के पक्ष में आ गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके अंदर में 2 तरह के देश थे। एक था आपका मित्र देश, और दूसरे था आपके धुरी देश। उसके बाद क्या हुआ कि धुरी देश जो इसमें जीता था, इसके अंदर में मित्र जो जीते थे विन लॉस। मित्र राष्ट्र के अंदर सबसे पहले आपके देश आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। उसके बाद आपके आते हैं इसके अंदर में भारत सहित ब्रिटिश शासन। ये सारे के सारे मित्र राष्ट्र में आते हैं जो जीते थे, जिसमें कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ और भारत से जितने भी ब्रिटिश के शासक जो देश थे, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद धुरी राष्ट्र के अंदर में कौन कौन है? इसमें सबसे पहले आपका था जर्मनी, इटली और जापान, जो कि हारे थे इसके अंदर में। उसके बाद वार्साई की संधि ने इसे मात्र 20 वर्ष तक, इसके बाद क्या हुआ कि युद्ध समाप्त होने 20 वर्ष की वार्साई संधि की गई, जिसके बाद क्या हुआ कि 20 वर्ष तक युद्ध का विराम रहा, कि 20 वर्ष की वार्साई की संधि क्या हुआ? 20 सालों तक कोई भी युद्ध नहीं हो सका। ओके, उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब हम इसके अंदर में देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होने के कारण क्या थे, कि किन कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। सबसे पहले हम इसके अंदर में देखते हैं वार्साई की संधि। कि वार्साई की संधि जो बनाई गई थी, उसके क्या कारण था और किस लिए हुआ था। ये वार्साई की संधि आपकी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में बनाई गई थी। इस सम्मेलन के अंदर में वार्साई की संधि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो
देश आता था वो था जर्मनी। कि वारसाई की संधि जो बनाई गई थी ये जर्मनी के ऊपर बनाई गई थी, कि जर्मनी के ऊपर हो गए। सबसे पहले मुझे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बता दूं एक, कि इस सम्मेलन एक नई आदर्श व्यवस्था की स्थापना के प्रयास किया गया। कि इस सम्मेलन का मेन मोटिव ये था कि एक आदर्श व्यवस्था के बारे में बताया जाए, जिसके अंदर में सबसे इसका महत्वपूर्ण काम क्या होगा कि आगे कोई भी युद्ध ना हो, निशस्त्रीकरण और शांति के लिए। ये तीन मेन इसका मोटिव था कि ये तीन चीज के लिए काम आगे करेगा। उसके बाद क्या हुआ कि वारसाई की संधि जर्मनी पर आरोपित संधि, इसको क्या कहा जाता है कि जो वारसाई की संधि इसको जर्मनी पर आरोपित संधि भी कहा जाता है, कि इसको जर्मनी पर आरोपित संधि भी कहा जाता है। क्यों? इसका मेन कारण क्या है कि जितना भी युद्ध हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार जो माना था वो जर्मनी को ही माना जाता है। इसके बाद हमें देखते हैं कि विश्व में जर्मनी के हार के बाद, इससे पहले एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्या हुआ था 1871 में, 1871 के दौरान क्या हुआ था, फ्रांस के एक प्राशा व्यक्ति थे, एक फ्रांस के जर्मनी की हार के बाद फ्रांस के प्राशा ने बदला लेने का निर्णय लिया पेरिस सम्मेलन में भाग लेने पर। नहीं सॉरी, इसके अंदर सबसे पहले क्या था कि 1871 के दौरान क्या हुआ था कि फ्रांस की हार के बाद 1871 में जर्मनी साम्राज्य की निर्णय हुआ। क्या था कि 1871 के बाद कि फ्रांस को हरा करके, प्राशा ने फ्रांस को हरा करके जर्मनी की नींव रखी थी। जर्मनी की स्थापना हुई थी 1871 में। इसी चीज का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, फ्रांस ने इन्होंने क्या किया कि जर्मनी के जो शिष्टमंडल के जो कुछ व्यक्ति आए थे वहां पे सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उन्होंने उनके साथ क्या किया कि उनको जो उनका होटल था उसके, इन्होंने क्या किया कि होटल के मान के चलिए होटल है तो इसके चारों तरफ कांटेदार जाली से इनको कवर किया। उसके बाद क्या किया, इन सबको कड़ी सुरक्षा में पुलिस कर्मियों के बीच में रखा गया, जिन पे बहुत ज्यादा कड़ी निगरानी के साथ इन पे रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि संधि का परामर्श जो था, कि जो संधि बनाई गई थी इसका सबसे परामर्श किसने दिया था, मित्र राष्ट्र ने ही दिया था। जो देश जीत गए थे उन्होंने इस संधि को बनाया था, और इसके अंदर में जो भी बातें कही गई थी, जो भी बातें लिखी गई थी, वो किसने दिया था, मित्र राष्ट्र ने ही दिया था। सबसे पहले जिसके अंदर में तैयार किया गया था जर्मनी को सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए। अब क्या, जब इन्होंने पूरा मतलब पोर्टफोलियो तैयार कर लिया, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जर्मनी को 3 सप्ताह का इन्होंने टाइम दिया था, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि आप इस पर विचार विमर्श करके 3 हफ्ते बाद इस पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किया तो हमें सैनिक कार्यवाही करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद क्या था कि सरकार को इसमें जो इन्होंने बातें लिखी उसमें काफी आपत्ति थी, कई सारी बातें उसमें नहीं मानने को थी, लेकिन मजबूरी में उनको सारी बातें इनकी माननी पड़ी थी। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 7 मई 1919 को संधि का प्रारूप सौंपकर जर्मनी सरकार के खिलाफ विचार ले आए। कि 7 मई 1919 को इन्होंने इसका प्रारूप सौंप दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जर्मन सरकार ने इसके खिलाफ आपत्ति भी जताई थी, लेकिन इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि कि जर्मनी के अंदर में इस चीज को लेकर के अंदर ना क्या था, बदले की भावना धीरे धीरे क्या होती उत्पन्न हो रही थी। कि जर्मनी ने अब सोच लिया था कि जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने सोच लिया था कि हमें अब बदला लेना है आगे इस चीज का विरोध करने के लिए। उसके बाद क्या था कि जर्मनी ने जबकि यहाँ तक भी मित्र राष्ट्रों से यहाँ तक भी कहा था कि हम इस युद्ध के लिए अकेले ही जिम्मेदार नहीं है, और भी लोग हैं, पर मित्र राष्ट्रों को कहना यह था कि नहीं, सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इन्होंने एक लाइन कही थी, इन्होंने कहा था कि हमको अपने ही जल्लाद बनाने के मत, हमें अपने आप को जल्लाद बनने को मत कहो, कि हमें अपने आप को जल्लाद बनने को मत कहो। उसके बाद क्या था कि जर्मनी ने अपना सुझाव दिया था, लेकिन उसके जितने भी सुझाव सबको अस्वीकार किया गया था, लेकिन एक सुझाव उनका मान लिया गया था। वो क्या था, वो इनका सुझाव ये था कि जर्मनी और डेनमार्क के मध्य स्थित स्वीजविन, मतलब जर्मनी
और डेनमार्क के बीच में जो क्या था, स्लेज विंग कि जर्मनी और इसके बीच में जो स्लेज विंग के संबंध को स्थापित किया गया। जर्मनी और डेनमार्क के महत्व स्लेज विंग के संबंध लिया गया, संबंध इनके किया गया था, इनके संबंध में किया गया था। उसके बाद क्या था कि 28 जून 1919 को 28 जून 1919 को वार्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया कि 28 जून 1919 को क्या हुआ, इस पर हस्ताक्षर कर दिया। किसने? जर्मनी ने 28 जून 1919 को इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद से वार्साई की संधि लागू हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी लोग इस संधि को आरोपित शांति कहा। इन्होंने, जर्मनी लोगों ने इसको एक नाम क्या दिया कि ये संधि जो है वो आरोपित संधि है, कि ये सिर्फ हमारे ऊपर आरोप लगा है, इसीलिए इसको आरोपित संधि भी कहा गया है। हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्रांस ने अपना बदला ले लिया। फ्रांस ने अब क्या किया, फ्रांस का बदला इसमें पूरा हो गया। उन्होंने जर्मनी को पूरी तरीके से एकदम नस्तानाबूद कर दिया, इनको बिल्कुल बिखेर दिया था। कैसे बिखेरा था वो बता देते हैं। उसके बाद अब क्या था कि जब देखो जर्मनी का थोड़ा सा समझ लो कि जर्मनी अब रह क्या गया, कि जर्मनी को इसके अंदर में क्या क्या मिला था, कि जर्मनी को अब जो मिला था खाली जर्मनी, अब जर्मनी को देखो क्या मिला, अब जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, उपनिवेश जितने भी छोटे या बड़े उपनिवेश थे, सबसे इसको वंचित करना, सबसे इसको अलग कर दिया गया। उसके बाद क्या था, दूसरा पॉइंट हम इसके अंदर में देखते हैं कि उसका क्षेत्रफल भी काफी कम कर दिया गया था, कि जर्मनी से उसका क्षेत्रफल मतलब जितना भी उसका आकार था उसमें उसको डिवाइडेड कर दिया गया, और लोगों को मतलब और भी दूसरे उसके आसपास के जो देश थे उन सबको बांट दिया गया था। उसके बाद क्या था कि उसका भूमि छीनकर, जो इनकी भूमि थी, उनकी जो भूमि थी उसको छीनकर इन्होंने किसी को दे दिया। इन्होंने इसको छीन करके पोलैंड, उसके बाद आपका था फ्रांस, बेल्जियम और एक आपका आता और भी कई सारे जो देश थे वहां पे, उन सब के बीच में इन्होंने हिस्सा बांट दिया। उसके बाद क्या था, इसमें थल सेना और नौसेना, थल सेना और नौसेना को एकदम छोटा और सीमित कर दिया। थल सेना और इनकी जो जर्मनी की थल सेना थी और नौसेना थी, कि पहले के मुकाबले में इसको और भी ज्यादा एकदम बिल्कुल छोटा कर दिया, कि काम चलाने लायक हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो काम चलाने इनके पास हो सकती। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम इसके अंदर में देखते हैं कि जर्मनी का अंग भंग से अपमानित है, मतलब जर्मनी को जितनी पूरी कोशिश चल रही, जितनी बुरी तरीके से उसको अपमानित किया जा सके, कि जितना ज्यादा हो सके हम इसका और अभी ज्यादा अपमान करें। लगभग इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 20 वर्ष जर्मनी की बारी थी, कि इसके क्या हुआ 20 वर्ष बाद मतलब 20 ईयर्स ओल्ड, 20 वर्ष बाद इन्होंने क्या किया, जर्मनी के बदला लेने का मौका आया। मौका कैसे आया, अब जब जर्मनी ये सब कहानी होने के बाद 20 वर्ष बाद एक नए शासक आया जिसका नाम था हिटलर। इसको देखते हुए लोगों के अंदर थोड़ी सी उम्मीद जाएगी कि अब हम ये वार्साई की संधि जो बनाई हुई है इसका अब हम बदला ले सकते हैं। कि उसके बाद इसके अंदर में क्या हुआ था कि हिटलर के सत्ता में जर्मनी वासियों के हृदय में, वही बताया कि जैसे ही हिटलर आया था यहाँ पे सत्ता में आया था जर्मनी के, लोगों के मन में बदले की भावना लेने के लिए और भी ज्यादा प्रोत्साहन जो था वो बढ़ गया, कि अब और भी उनको उम्मीद होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जर्मनी का बहुत ज्यादा अपमान हुआ था। कि इसका प्रमुख कारण क्या था, जर्मनी, द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण माना जाता है जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध भी आरंभ हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं वार्साई संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। कि वार्साई की संधि क्या है, द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वार्साई की संधि को, कि वार्साई की जो संधि थी इसके अंदर में इस सबसे इसका महत्वपूर्ण जो था वार्साई की संधि थी, जो मानी गई थी इसके लिए द्वितीय विश्व जिम्मेदार मानी गई थी। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था।
अब हम देखते हैं सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था। इस सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की सबसे पहले जो नींव रखी गई थी, वो पहली बार जो इसकी नींव रखी गई थी वो रखी गई थी कब? 1919 में, 1919 में। 1919 में इसकी नींव रखी गई थी। इसकी सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था कि उन देशों को पर्याप्त सहायता देना जो आक्रमण में हार गए हों या किसी कारण से उनको परेशानी हुई है। मेन इसका सामूहिक सुरक्षा का मोटिव यही था कि जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी जिन देशों पर आक्रमण हुआ है उनकी किसी भी रूप से सहायता करना था। उसके बाद इसी प्रकार का सहायता की सुरक्षा की गारंटी, इस प्रकार की सहायता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेता था? इसमें जो राष्ट्र संघ ने बनाया था, राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय जितने भी संस्थाएं थे, उन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी ली थी कि हम उनकी मदद करेंगे ताकि वे अपने आप को समेट सके या अपने आप को जो बिखरे हुए, जैसे युद्ध के अंदर में क्या होता है कि युद्ध के अंदर में आप देखते होंगे कि बहुत सारी परेशानी हो जाती है, लोगों के पास खाने की कमी हो जाती है, लोग इधर से उधर चले जाते हैं, लोगों के पास और भी कई सारे काम नहीं होते हैं। इसी वजह से इसकी जिम्मेदारी किसने ली? राष्ट्र संघ और इसके अंतरराष्ट्रीय समन्वय। इस प्रकार उसके बाद देखिए सुरक्षा, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य यह था कि लोगों की सहायता, पहली चीज सहायता, सुरक्षा और संसाधन। इसका 3 मेन मोटिव ये था, सुरक्षा, सहायता और साधन। कि इसका मेन 3 मोटिव उन्होंने कहा था, सुरक्षा, सहायता और साधन। इनका 3 मोटिव ये था इसका, राष्ट्र संघ के हम सुरक्षा, सहायता और साधन, इन 3 चीजों पर काम करें। किसी भी सहायक देश पर अगर कोई आक्रमण करता है, आक्रमण की स्थिति में राष्ट्र संघ सदस्य सामूहिक कार्य करके अपना आक्रमण का हित कर सकते हैं। कि मतलब किसी भी अगर सदस्य देश पर आक्रमण की स्थिति होती है तो उसमें राष्ट्र संघ सदस्य सामूहिक रूप से उसकी मदद करेगा, अगर उसको कोई परेशानी, उसकी सामूहिक रूप से मदद करेगा। उसके बाद हम इसके में देखते हैं कि सामूहिक कार्यवाही का 2 रूप इन्होंने बनाया। कि सामूहिक कार्य का इन्होंने 2 रूप बनाया। सामूहिक कार्य का पहला क्या है इसके अंदर? पहली बात ये कहते हैं कि आक्रमण के विरुद्ध उस आर्थिक प्रतिबंध लगाना, कि आक्रमण के विरुद्ध जो उस पर था, जो आक्रमण के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाना। कि आक्रमण के दौरान क्या था? आर्थिक प्रतिबंध लगाना। कि हम या तो पहला मोटिव क्या था कि आर्थिक प्रतिबंध लगाना, और दूसरा पॉइंट था इसके अंदर में कि आक्रमण से पीड़ित देश को सहायता देना। कि जितने भी आक्रमण से पीड़ित देश है, मेन इसका मेन कार्य क्या था कि इसका मेन में क्या था कि आक्रमण के दौरान विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाना। कि आक्रमण के आर्थिक प्रतिबंध लगाना, और दूसरा क्या था? पीड़ित देशों की सहायता करना। या तो इन दोनों में से कोई एक कार्य करे या दोनों ही कार्य करे, वो इनके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा उस सिचुएशन या फिर उस समय की परिस्थिति के अनुसार देखते थे कि कौन सा उस जगह पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक आपका आता है निशस्त्रीकरण। तीसरा आता है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण के अंदर हम ये देखते हैं कि निशस्त्रीकरण के अंदर में राष्ट्र संघ ने 1925 में राष्ट्र संघ ने एक आयोग की नीति की थी। कि राष्ट्र संघ ने क्या किया कि एक आयोग बनाया था 1925 में। इस आयोग के अंदर में इन्होंने कहा था कि हम निशस्त्रीकरण व शांति के लिए एक सूची, निशस्त्रीकरण के लिए हम एक सूची बनाएंगे। जिस सूची के अंदर में क्या था कि 2 तरीके से उन्होंने कहा कि कौन से हथियार ऐसे होते हैं जो आक्रमण के लिए है या कौन से ऐसे हथियार है जो सुरक्षा के लिए। कि इन्होंने सिर्फ 2 मोटिव रखा था इस सम्मेलन के अंदर में। क्या था कि कौन से ऐसे हथियार हैं जो हमें सिर्फ कैटेगरी से डिवाइड कर दे रहे हैं कि एक सबसे बढ़िया, एक अच्छा और एक उससे बेकार। तो उस तरह इन्होंने 2 कैटेगरी डिवाइड की थी। कौन से ऐसे हथियार है जो बहुत ज्यादा कह सकते हो कि आक्रामक है, और कौन सा ऐसे हथियार है जो नॉर्मल यूज के लिए या फिर हम कह सकते हैं सुरक्षा के लिए रख सकते हैं। उसके बाद क्या था कि इसमें बहुत से कई महत्वपूर्ण देशों ने अपने अपने मत दिए। उसके बाद धीरे जैसे टाइम बीता, लेकिन क्या हुआ कि किसी भी श्रेणी में नहीं हो पाया, कि स्तरों का किसी भी श्रेणी में नहीं हो पाया, क्योंकि किसी ने भी अपने मत से सहमत नहीं थे। उसके बाद क्या, बिना किसी कार्यसूची के बाद जैसे टाइम बीता गया, उसके बाद क्या 1932 में
इसके कई सालों बाद 1932 में इसमें निशस्त्रीकरण सम्मेलन आरंभ हुआ कि 1932 सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक आयोग बनाया था। इसके अंदर में क्या बनाया, आयोग बनाया था इन्होंने, आयोग बनाया था। और 1932 में क्या किया था, इसमें सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन, आपका निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था। कब, 1932 में। इसके अंदर में क्या किया गया कि पारंपरिक अविश्वास और सन्देह के वातावरण में ये सम्मेलन भी असफल हो गया कि उस समय क्या सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि लोगों को एक दूसरे विश्वास नहीं था और एक दूसरे के संदेह था। तो इस वातावरण में ये सम्मेलन कराना इनके लिए क्या था कि असफल रहा। इस सफल तरीके से ये सम्मेलन नहीं हो पाया और ये जो आपका कदम उठाया गया, राष्ट्र ने जो कदम उठाया था, ये उसको वहीं पर खत्म होना। उसके बाद क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ ने भी सम्मेलन में भाग लिया था कि इसके अंदर में कौन कौन सबसे बड़े जो देश माने जाते थे, सोवियत संघ और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। परंतु वे राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं थे। लेकिन उस समय वो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं थे, भाग तो लिया था उन्होंने, लेकिन वो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी ने परेशान होकर अक्टूबर 1933 में, इसके कुछ एक साल बाद 1933 में क्या था कि उस समय जर्मनी जो था, एक चीज बता रहे आपको कि जर्मनी 1933 में जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है। और 1933 में इसने क्या किया कि घोषणा की कि सम्मेलन में राष्ट्र संघ से अलग हो रहा है। जर्मनी ने 1933 में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया, राष्ट्र संघ को भी छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। दो चीजें कि ना तो इन्होंने सम्मेलन में जाएंगे ना हम राष्ट्र संघ के सदस्य रहेंगे, इन्होंने दोनों चीजों को छोड़ दिया। उसके बाद हम चौथा पॉइंट इसके अंदर में और आते हैं, इसमें आता है विश्व आर्थिक संकट। कि आर्थिक संकट कि विश्व आर्थिक संकट था क्या। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विश्व आर्थिक संकट के अंदर में अमेरिका ने वित्तीय संस्थाएं द्वारा, अमेरिका की जो कुछ वित्तीय संस्थाएं थी, कब, 1929 में 1929 में सॉरी 1929 में क्या हुआ था कि अचानक अमेरिका ने अपने जो सोर्स है, यूरोपीय देशों को दिए जाने वाले ऋण और पूंजी देना बंद कर दिया। कि अमेरिका से जो 1929 से पहले की अगर बात करें, 1929 से पहले अमेरिका क्या था कि जितने भी यूरोपीय देश है सबको पूंजी ऋण देता रहता था। अब 1929 के आता था अचानक से अमेरिका ने ऋण देना और पूंजी देना बंद कर दिया था। जिसके कारण क्या हुआ था कि जिसके कारण यूरोपीय देश के अंदर जर्मनी, विशेषकर जर्मनी पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था कि अब इन्होंने जब पूंजी देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, जर्मनी के ऊपर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा कि जर्मनी पे इसलिए प्रभाव पड़ा क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस पे धनराशि का उपयोग करता है जर्मनी करता था। वो अपने आप को आध्यात्मिक तेजी से विकास कर रहा था, जो अचानक से वो रुक गया। ये जो इतनी तेजी से विकास अपने आप को करता जा रहा था, वो जब पैसे मिलना उसको बंद हो गए तो उसने क्या किया, उसने उस चीज को बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, जर्मनी का जितना विकास कार्य था सबका सब वो रुक गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसका एक गंभीर परिणाम भी हुआ कि 1932 तक देखने में, ये कब से कब तक चला, 1929 से 1932 तक ये चला था। इसके बाद का निशस्त्रीकरण के प्रयास को भी बंद हुए, शास्त्रों के होड़ तेज हो गई। क्या हुआ कि निशस्त्रीकरण जो एक सम्मेलन हमने देखा था, क्यों बंद हुआ था, इसी कारण से बंद हुआ था क्योंकि उस बीच में विश्व का आर्थिक संकट आ गया। इसी वजह से सम्मेलन को रद्द किया था, कब, 1932 के अंदर में। उसके बाद हम इसके अंदर में ये देखते हैं कि उसका जर्मनी के सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था जर्मनी के ऊपर। जर्मनी के 7 लाख लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए थे। टोटल इस 7 लाख लोग क्या थे, वो बेरोजगार हो गए, जिन्होंने जर्मनी घोषणा की कि वह इसको देखते हुए जर्मनी की घोषणा ये गई थी कि भविष्य होने वाले जितने भी नुकसान है वो उस चीज की भरपाई नहीं करेगा। कि कोई भी नुकसान होता है वो उस चीज से बिल्कुल दूर रहेगा, ना उसको भरपाई करेगा, कुछ नहीं कर सकता उस चीज के लिए वो। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इसमें देखते हैं कि जर्मनी के इसी संकट के बीच में नाथसी तानाशाही, जो देखते हैं कि हिटलर की जो थे नाची तानाशाही, उसकी स्थापना और भी ज्यादा इसको मजबूती थी कि इससे और भी ज्यादा वो मजबूत हो, किसके वजह से, आर्थिक संकट। उसके बाद क्या हुआ कि 1932 में ही चीन का एक था मंचूरिया प्रांत। चीन का एक मंचूरिया प्रांत था जिसको जापान ने जीत लिया था उस टाइम में, कि जापान ने उस पर आक्रमण करके उसको जीत लिया था। उसके बाद क्या था कि 1935 में भी
इटली, अब इसके बाद क्या हुआ, आक्रमण की स्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि 1935 में इटली इटली ने एबिसीनिया पर आक्रमण किया। इटली ने क्या किया, एबिसीनिया पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद हम ये देखते हैं एबिसीनिया पर आक्रमण, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इसके अंदर में देखते हैं कि रोम, बर्लिन, टोक्यो, ये रोम, बर्लिन और टोक्यो ये था क्या। रोम, बर्लिन, टोक्यो। रोम, बर्लिन, टोक्यो क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आरंभ दो यूरोपीय विरोधी यूरोपीय विरोधी हो गए थे, जिसके अंदर में दो गुटों में विभाजित हो गए थे। कि इसके अंदर में क्या था कि दो यूरोपीय हो गए, जैसे दो गुटों में विभाजित हो गए थे। क्या हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि यूरोप के दो भागों में, दो विरोधी गुटों में डिवाइड हो गया था। यूरोप के जितने भी देश थे, यूरोप के जितने भी कंट्रीज आती थी उस समय के बाद, वो क्या हुआ कि दो आक्रमण गुटों में बट गए थे। उस समय टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जर्मनी, जापान 1936 में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध सम्मेलन समझौता संपन्न किया। कि उसका क्योंकि जर्मनी और जापान ने जर्मनी और जापान ने क्या किया 1936 और 37 में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध साम्यवाद के समझौते को संपन्न किया। कि इसमें क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध समझौते को संपन्न। उसके बाद हम देखें कि ये साम्यवाद के विरोधी फर्स्टिस का गठबंधन था। कि ये हम देखते हैं कि ये जो गठबंधन इन्होंने बनाया था जापान और जर्मनी का, ये कहता है कि ये फास्टिस्ट देशों का गठबंधन है। फास्टिस्ट जो फांसीवादी व्यवस्था चली आ रही थी, उन देशों का ये गठबंधन था। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं कि इसी गठबंधन को हम क्या कहते हैं, रोम, बर्लिन और टोक्यो। इस समझौते को ही हम रोम, बर्लिन, टोक्यो, धूरी के नाम से जाना जाता है। इसका लक्ष्य क्या था, साम्यवादी और इसका मेन मोटिव क्या था कि जितने भी और विचारधारा उसको खत्म करके हम साम्यवाद की स्थापना वहां करेंगे। उसके बाद क्या था कि इस युद्ध के गौरव बल दिया गया और शांति को निंदा। इसके अंदर में सबसे इनका मेन मोटिव क्या था कि इन्होंने शांति को बिल्कुल इनकार कर दिया। इन्होंने युद्ध पे, बल पे, इन पे इन्होंने ज्यादा भरोसा किया था और शांति पे इन्होंने कम भरोसा किया था। उसके बाद क्या था कि इनके डर से ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के साथ, इनके डर से क्या ब्रिटेन और फ्रांस भी एक दूसरे के साथ हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सोवियत संघ के साथ सैनिक गठबंधन का भी असफल प्रयास रहा। कि इन्होंने क्या किया कि फ्रांस और ब्रिटेन जो थे, इन्होंने सोवियत संघ इनके साथ सैनिक संधि करना चाहता, लेकिन किसी कारणों से ये असफल रहा। कारण क्या था कि सोवियत संघ इन पे विश्वास कम करता था, इनमें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हम मेरी मदद आगे करेंगे या नहीं करेंगे। इसी वजह से सोवियत संघ उनसे सैनिक संधि नहीं कर पाए। इसका भी यही भी एक प्रमुख कारण था जिसकी वजह से द्वितीय विश्व का आरंभ हुआ था। उसका नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक समस्या। ये राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक समस्या, राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक समस्या के अंदर हम ये देखते हैं कि राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ था कि बहुत ही ज्यादा जो राज्य स्थापित हुए थे, इनमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बन गए थे। कि जितने भी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने में जितने भी राज्य बने थे, उसमें से क्या था कि बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक रूप से एक दूसरे राज्य, मान के चलिए उसके जैसे जर्मनी के लोग फ्रांस में चले गए, फ्रांस के लोग जर्मनी आ गए फॉर एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद इसी को हम अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जानते हैं। समस्या बहुत बड़ी थी। उसमें क्या हुआ कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, जिन्होंने आत्मनिर्णय की अवधारणा पर बल दिया था। जिन्होंने क्या कहा था कि आप आत्मनिर्भर बने, अपने आप को संभालें। लेकिन ये क्या हुआ, ये राजनीतिक कारणों से विफल रहा। कि ये राजनीतिक कारणों से क्या हुआ, ये जो उन्होंने प्रोसीजर रखा था ये विसफल रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, उस समय की बात है, सबसे ज्यादा क्या थे, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में बड़ी संख्या में जर्मन लोग अल्पसंख्यक रहे। कि सबसे ज्यादा क्या थे, पोलैंड से चेकोस्लोवाकिया
जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो पोलैंड से, पोलैंड वे चेकोस्लोवाकिया में बड़ी संख्या में लोग जर्मन पहुंच गए। ये कहाँ पहुंच गए? जर्मन में पहुंच गए। इन दोनों के जो विदेश थे वो कहाँ पहुंच गए? इन दोनों के जो लोग थे वो जर्मन पहुंच गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, इसके अंदर एक और देखते हैं कि पोलैंड तथा रोमानिया में रूसी कि अब आते हैं इसके अंदर देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि पोलैंड तथा रोमानिया के जो लोग थे वो रूस में पहुंच गए थे। उसके बाद रोमानिया तथा यूगोस्लाविया के लोग हंगरी में पहुंच गए थे। उसके बाद इटली में जापान एवं स्लावा के लोग पहुंच गए थे। इसके अंदर सबसे बड़ी हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर में, कि पूरे विश्व के अंदर लगभग 1,70,00,000 अल्पसंख्यक निवासी थे। कि टोटल मिलाकर के कितने थे? 1,70,00,000 थे, जिसके अंदर में अकेले जर्मन के 75 लाख थे। कि अकेले सबसे ज्यादा किसके थे? जर्मन के जो थे 75 लाख लोग अल्पसंख्यक हुए थे। किसके? जर्मनी अकेले ही। इसमें 1,70,00,000 में से 75 लाख अकेले जर्मनी के थे। बाकी जो थे वो आपके पोलैंड हो गए, चेकोस्लोवाकिया के हो गए, या फिर रोमानिया के हो गए, और उसके बाद आपके यूगोस्लाविया के हो गए, हंगरी के हो गए, इन सब के थे। उसके बाद हम अगला टॉपिक ही देखते हैं। इसके अंदर में 7 टॉपिक आपका आता है तुष्टिकरण की नीति। अब आता है तुष्टिकरण नीति की। ठीक है, ये आपका क्या था कि नाजी और फासिस्ट, मतलब जो नाजी थे, मतलब जो हिटलर ने जिस चीज को बढ़ावा, नाजी और फासिस्ट, जो फांसीवाद की शक्तियों को तुष्टिकरण की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। कि ये जो विचारधारा उत्पन्न हुई थी फासिस्ट की और नाजी के, इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमें देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के मध्य ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मतभेद हो गए थे। कि इसी के बाद जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, इसके बीच क्या हुआ था कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में काफी मतभेद बढ़ गया था। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच काफी ज्यादा मतभेद धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। आरंभ में इसका था बॉल्डविन ने किया, परंतु चैम्बरलेन ने भी तेजी से प्रदान किया था। इसके बाद क्या था कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसके बाद क्या किया, आरंभ में बॉल्डविन ने इसका साथ छोड़ दिया। उसके बाद परंतु चैम्बरलेन ने भी इसमें अपना प्रदान किया था। उसके बाद इसके अंदर में आता है जैसे जैसे टाइम, इसके अंदर मेन मोटिव आता है कि इसमें काफी ज्यादा युद्ध की तरफ लोग बढ़ रहे थे, आपस में एक गुट बना रहे थे कि हम इनके साथ हैं, कि हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद इसमें एक एस्बिनिया का युद्ध आता है। इसके अंदर तुष्टिकरण के अंदर एक एस्बिनिया का युद्ध आता है, कि एस्बिनिया का युद्ध भी होता। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और मुसोलिनी की सहायता करते रहे। कि ब्रिटेन फ्रांस की सहायता कौन करते रहे? ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता मुसोलिनी भी करते रहे। जिसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है 8वां राष्ट्रसंघ की नीति। राष्ट्रसंघ के अंदर में देखिए क्या है, राष्ट्रसंघ सबसे ज्यादा विफल क्यों है? द्वितीय विश्व युद्ध सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है राष्ट्रसंघ। उसका कारण क्या था कि राष्ट्रसंघ को 1919 जब विश्व युद्ध पहला खत्म हो गया, 1919 में राष्ट्रसंघ जर्मनी का सदस्य बना था। 1919 में क्या था राष्ट्रसंघ, इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1919 में शांति की स्थापना, विश्व शांति के लिए स्थायी सुरक्षा बल की हमें सुरक्षा की थी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें प्रथम विश्व युद्ध से पहले सीखने को ये मिला था कि आगे आने वाले समय में कोई दूसरा युद्ध ना हो। इसके लिए क्या किया था कि सबसे ज्यादा, इसके लिए इन्होंने 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की थी। जिसके बाद क्या था कि 1926 में, उसके कुछ टाइम बाद 1926 में जर्मनी जो था इसका स्थायी सदस्य बना। परंतु हिटलर के सत्ता में आने के बाद कुछ ही महीने 1933 में, मतलब 1926 में सदस्य बना। लेकिन जब हिटलर आया 1933 में हिटलर के आने के बाद जर्मनी ने अपना ये कुछ ही महीनों बाद इसने अपना क्या किया, तोड़ दिया। मतलब जर्मनी ये स्थायी सदस्य ग्रुप में इन्होंने अपने आप को इन्होंने वापस ले लिया कि हम स्थायी सदस्य नहीं रहेंगे, किसके, राष्ट्रसंघ के नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 1934 में, अब आई 1934 में सोवियत संघ राष्ट्रसंघ के सदस्य प्राप्त की। 1934 में सोवियत संघ इसका सदस्य बन गया था। उसके बाद क्या किया, परंतु फिनलैंड पर, लेकिन सोवियत संघ ने क्या गलती की, सोवियत संघ ने क्या किया, फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। कि फिनलैंड पर आक्रमण करने के बाद इसके अंदर में क्या हुआ, इसको निष्कासित कर दिया। अब राष्ट्रसंघ ने क्या किया, सोवियत संघ को भी 1934 के बाद हटा दिया, तो सोवियत संघ को भी इसमें नहीं रखा गया। उसके बाद क्या था,
जिस किसी भी देश को इसमें समस्या होती थी या निर्णय में असमान होता था, वो अपना उस सदस्य को छोड़ा था। कि इसके अंदर में दूसरा मोटिव ये था कि जितने भी, अगर मान के चले जैसे किसी राष्ट्र ने अपना कोई प्रपोजल रखा या उसमें अपने विचार रखे, उसको नहीं मानेगा तो उसने क्या किया, चुपचाप अपने आप को वहां से साइड कर लिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ये चलता था। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि 1933 में जापान, 1933 में जापान और 1937 में इटली, 1935 में जापान ने छोड़ दी, 1937 में इटली ने सदस्यता छोड़ दी। ये कुछ मेन कमियां थी जो एक सही तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहे थे, कि कोई भी आ रहा था जा रहा था, किसी भी कोई मतलब कोई सही तरीके से काम नहीं था। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका ये और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 9 पॉइंट आपका आता है इसके अंदर में। 9 पॉइंट हम इसके अंदर में देखते हैं कि राष्ट्र की कमी, राष्ट्र की कमी, कि अब राष्ट्र के अंदर में कमी क्या थी, कि राष्ट्र में कमी क्या थी। और सबसे पहले जब इसके अंदर उसमें कमी क्या थी, उसकी संरचना में कमी थी। उसकी संरचना की मेन देखिए, उसकी जो संरचना स्ट्रक्चर बनाया गया था वो किसी भी तरीके से, हम कह सकते हैं किसी भी तरीके से वो प्रॉपर तरीके से बनाया था। कि एक होता है कि हाँ पहले आपको, अब जैसे कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए आप कि एक अगर मकान आता है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि कितने पिलर होंगे, मटेरियल कैसा आएगा, मटेरियल अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसको हम एक ही चीज चेक करके लेते हैं। परंतु राष्ट्र संघ के अंदर में कमियां क्या थी, कमियां ये थी कि इसके अंदर में कि प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं था, कि जिसका मन होता अपना आता था और जब मन होगा वो चला गया। और राष्ट्र संघ में देखिए, जैसे कि फॉर मैं आपको बताया कि उनसे जब सोवियत संघ सदस्य उसकी हासिल की थी, उसके बाद क्या होता है कि उसने युद्ध किया, फिनलैंड पर आक्रमण किया, उसको उस सदस्य से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, उसका दूसरा इसके अंदर में हम दूसरा वो समझते हैं कि राष्ट्र कमी के अंदर पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर में ये कह सकते हैं हम कि राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सुरक्षा बल भी नहीं थे, कि राष्ट्र संघ का अपनी कोई सुरक्षा बल भी नहीं थे, कि राष्ट्र संघ के पास अपना कोई सुरक्षा के लिए सैनिक नहीं थे या हथियार नहीं थे, जिससे वो मान के चले अगर कोई दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो उनके बीच में सुलझाने के लिए, उनके बीच में मशवरा करने के बाद अपनी कोई सैनिक भी नहीं थी। ये भी सबसे बड़ा इसका कारण था कि राष्ट्र संघ के पास अपने खुद का कोई बहुत बड़ा हथियार भी नहीं था। उसके बाद तीसरा इसके अंदर हम ये देखते हैं कि राष्ट्र संघ की और विभिन्न देशों के दृष्टिकोण में मौलिक मतभेद, कि राष्ट्र संघ की विभिन्न जितने भी देश थे सबके साथ कोई ना कोई मतभेद रहते थे। अब जैसे राष्ट्र संघ ने कोई प्रस्तावित किया तो कुछ उससे सहमत है, कुछ नहीं है, या राष्ट्र संघ ने किसी को कुछ कह दिया या उसको निष्कासित कर दिया, उससे भी लोग उससे क्या थे, अप्रसन्न थे, उसमें उसके साथ नहीं रहना चाहते थे। तो ये कुछ और कारण थे जिसकी वजह से राष्ट्र दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम अगला पॉइंट हम इसमें ये देखते हैं कि पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण, कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि पोलैंड ने जर्मनी पर आक्रमण क्यों किया था। इसके अंदर में आप शुरुआत में देखे थे कि इसकी शुरुआत ही 1919 में जब जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण किया तभी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। टॉपिक का नाम था आपका द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।